हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साधना साइंस क्लब। आज के इस लेक्चर में हम इम्यूनोलॉजी को कंटिन्यू करेंगे। तो अब तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है, तो अब तक हमने जो है पीछे 2 वीडियो डिस्कस कर लिए हैं इसके, जिसमें फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में बताया था और सेकेंड लेक्चर में हमने जो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में पढ़ा था। तो जो यहाँ पे इन्नेट इम्यूनिटी है, तो सबसे पहले हमने जो है इम्यूनोलॉजी का डेफिनेशन वगैरह तो पढ़ ही लिया था। फिर हमने यहाँ पे देखा था इसका जो है क्या क्या यहाँ पे बैरियर होता है, किसका, इन्नेट इम्यूनिटी का, जहाँ पे हमने 4 बैरियर डिस्कस किए थे। फिजिकल बैरियर, फिर फिजियोलॉजिकल बैरियर, देन यहाँ पे सेलुलर बैरियर एंड साइटोकाइन बैरियर। तो यहाँ पे देखिए, हो सकता है आपसे यहीं से डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिए जाएं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिजियोलॉजिकल बैरियर, और फिर वहाँ से ऑप्शन दे देंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो हमने बैरियर पढ़े हैं उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले क्या है हमारा फिजिकल बैरियर, जहाँ पे आता है स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। तो आपको पता होना चाहिए किस बैरियर में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो अगर आपको मतलब बहुत ज़्यादा डीपली नहीं भी पता होगा, जहाँ तक मुझे लगता है, देखो जब भी जो है किसी भी एग्जाम में कोई न्यू सिलेबस ऐड होता है तो वो जो है पहले सुपरफिशियली ही क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब उसके मेन पॉइंट से बहुत ज़्यादा डीप नहीं घुसते हैं। तो इस वजह से आप जो है जितने बैरियर हैं उसके मतलब उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं उसको जो है अच्छे से याद कर लेना। अगर उनके मतलब ऊपर मैंने वैसे तो आपको पूरा डीपली बताया है, लेकिन अगर आपको उतना डीप नहीं भी रिटेन रह पा रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस पूरा आइडिया होना चाहिए किसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं। बाकी तो मैं जिस तरह से मुझे मतलब अब पता नहीं, वो तो आप ही बता सकते हैं। बाकी मैं आपको एक एक पॉइंट को अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करती हूँ ताकि आपको हर एक चीज़ें अच्छी से समझ आएँ और आपको याद भी रह जाएं। तो हमने जो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी में इसके कैरेक्टरिस्टिक वगैरह डिस्कस कर ही लिए थे। फिर यहाँ पे ये बोन मैरो सेल से मतलब सारे सेल से डिराइव होते हैं, ये सारी चीज़ें हो गई थी। फिर यहाँ पे एक्वायर्ड इम्यूनिटी में हमने जो है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, जिसको हम ह्यूमोरल इम्यूनिटी भी बोलते हैं, इसको भी डिस्कस कर लिए हैं। फिर यहाँ पे हमने जो है सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम यानी टी सेल इम्यूनिटी भी डिस्कस कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे टाइप ऑफ टी सेल जो है डिस्कस हो चुका है। देखो आप सोचेंगे मतलब अगर आपको ऐसा लगता हो कि ये टाइम पास है, मतलब हर लेक्चर के स्टार्टिंग में ये बताना कि ये चीज़ें हो चुकी हैं, तो ये टाइम पास नहीं होता है। इससे क्या होता है ना, एक ब्रशअप हो जाता है। मतलब देखो हमने 2 लेक्चर किया है, अब उसके गैप में जो है मान लो 12 या 24 आवर हो गए, तो क्या होता है मतलब अचानक से हमको नहीं याद आ पाता कि हमने क्या क्या पढ़ा है। तो एक बार मैं इसलिए ब्रशअप करती हूँ, मतलब बताती हूँ कि ये चीज़ें हो चुकी हैं, ताकि आपका माइंड वहाँ पे दोबारा से आ सके कि हाँ हमने ये पढ़ा है, इसके आगे अब हमको देखना है। तो यहाँ पे मतलब ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। और आज के लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है, टाइप ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जहाँ पे हम 2 टाइप के इम्यूनिटी को पढ़ेंगे। एक होता है हमारा एक्टिव इम्यूनिटी, एक होता है पैसिव इम्यूनिटी। तो देखिए टाइप ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, तो सबसे पहले यहाँ पे जो इम्यूनिटी है वो 2 टाइप की होती है, एक होती है एक्टिव इम्यूनिटी, एक होती है पैसिव इम्यूनिटी। तो याद रखना यहाँ पे हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी के टाइप के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है या फिर इसी को एडाप्टिव इम्यूनिटी भी बोलते हैं, ये जो है एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी 2 टाइप की होती है। तो सबसे पहले बात करें एक्टिव इम्यूनिटी की, तो देखो नाम से ही यहाँ पे क्लियर है क्या है एक्टिव, क्या है एक्टिव। एक्टिव सबसे पहले आप जो है इसके नाम को समझिए। अगर आप इसके नाम को समझ जाएंगे तो आपको ये जो है समझना इजी हो जाएगा। तो क्या है एक्टिव, एक्टिव किसे बोलते हैं, जो मतलब देखो एक्टिव की हिंदी क्या होती है, सक्रिय। सा मीन्स साथ साथ, क्रिया मीन्स काम, यानी जो काम कर रहा है, जो काम करने में एक्टिव है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सक्रिय यानी एक्टिव। तो एक्टिव मीन्स क्या होता है, एक्टिव मीन्स होता है सक्रिय, यानी जो काम में भाग ले रहा है, जो खुद से काम कर रहा है। तो यहाँ पे याद रखना, जब भी चाहे वो एक्टिव इम्यूनिटी की बात करो या फिर ट्रांसपोर्ट भी पढ़ते हैं, तो वहाँ भी टर्म आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो याद रखना जब भी एक्टिव या पैसिव टर्म आए तो एक्टिव मीन्स होता है जहाँ पे काम हो रहा है, जहाँ पे चाहे वो बॉडी हो, चाहे वो सेल्स हो, चाहे वो टिश्यू हो, कोई भी हो, जहाँ पे वो खुद से काम कर रहा हो यानी वो सक्रिय हो, तो उसे हम बोलते हैं एक्टिव। चाहे वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो एक्टिव इम्यूनिटी हो या फिर कुछ भी हो। तो याद रखना एक्टिव मीन्स क्या होता है, जहाँ पे वो मतलब एक्टिवली इन्वॉल्व होगा। तो एक्टिव इम्यूनिटी में अब हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं।
और याद रखना जब भी एक्टिवली कोई काम होगा तो वहाँ पे एनर्जी खर्च होती है। अब आप सोचो, मतलब आप ऐसे ही बैठे हो, मतलब कुछ नहीं कर रहे हो, बस बैठे हो, तो क्या वहाँ पे एनर्जी खर्च हो रही? नहीं हो रही। लेकिन मान लो आप भाग रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, योगा कर रहे हो, खाना बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो वहाँ पे एनर्जी खर्च होती है, यानी वो एक्टिव, हम बोलेंगे कि हम एक्टिव हैं। लेकिन अगर हम ऐसे ही सुस्त पड़े हुए हैं, बैठे हैं, लेटे हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि हम मतलब कुछ नहीं कर रहे हैं, हम एक्टिव नहीं है, हम पैसिव हैं। तो एक्टिव पैसिव में आपको डिफरेंस समझ आया होगा। कब हम किसको एक्टिव बोलते हैं, किसको पैसिव? जब हम खुद से कुछ काम कर रहे होते हैं उसे बोलते हैं एक्टिव, और एक्टिव चीज़ें जो भी होती हैं वहाँ पे एनर्जी खर्च होती है, लेकिन पैसिव में एनर्जी खर्च नहीं होता है। ठीक उसी तरह से अब हम इसको एक्टिव इम्यूनिटी से रिलेट करेंगे। तो देखो, इन दिस इम्यूनिटी पर्सन्स ओन सेल्स, यानी एक्टिव इम्यूनिटी में जो पर्सन्स होते हैं उनके खुद के सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज इन रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन। यानी देखो, एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है, जो बॉडी होती है, चाहे वो मतलब कोई भी पर्सन हो, तो वो क्या करते हैं, वहाँ पे उनकी खुद की बॉडी क्या करती है, एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करती है। एक्टिव इम्यूनिटी में पर्सन के खुद की बॉडी पर्सन के खुद की बॉडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है। यहाँ पे हम बाहर से एंटीबॉडी नहीं दे रहे हैं, हमारी खुद की बॉडी क्या कर रही है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रही है। एक्टिव इम्यूनिटी में हमारी बॉडी खुद से ही एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करती है। किस लिए करती है? इन्फेक्शन या फिर वैक्सीनेशन के रिस्पॉन्स में करती है। अब देखो, एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होगा, जैसे मान लो आप जो है बैठे हो, आपको पका पकाया खाना मिल गया, तो आपको केवल खाना है, तो यहाँ पे आपकी कोई मेहनत नहीं लगी, और आपको पका पकाया खाना मिल गया तो आप उसको 10 से 15 मिनट में खा के ख़त्म कर देंगे, यानी बहुत फास्ट हो गया वो काम। जब आपको बना बनाया खाना मिल रहा है तो वो काम बहुत फास्ट हो गया। लेकिन अगर अब मैं आपसे बोलूं कि आपको भूख लगा है लेकिन खाना नहीं है, आपको खुद से बनाना है फिर खाना है, तो खाना बनाने में मान लो 1 से 1.5 घंटे लगेंगे, फिर उसको खाने में टाइम लगेगा, यानी यहाँ पे क्या है, मतलब टाइम लग रहा है, थोड़ा क्या है, स्लो चल रहा है ये प्रोसेस। यानी यहाँ पे आप खाना जो है पहले बनाएंगे फिर खाएंगे, यानी ये स्लोली होगा, पहले करना है क्योंकि यहाँ पे काम करना है। लेकिन अगर पका पकाया खाना मिल रहा है तो उसको तो केवल खाना है। तो इसी तरह से जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है, यहाँ पे हम क्या बोलें, एक्टिव में खुद से काम किया जाता है, यानी ये कैसा होगा, स्लो होगा, यानी धीरे धीरे होगा। टेक्स टाइम इन द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी, ये जो है एक्टिव इम्यूनिटी स्लोली चलती है और इसमें टाइम लगता है एंटीबॉडी के फॉर्मेशन में। तो याद रखना, जब भी कोई काम एक्टिवली हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे काम करना पड़ रहा है, तो वहाँ पे टाइम तो लगेगा ही, और अगर टाइम लगेगा यानी वो धीरे धीरे होगा। लेकिन जहाँ पे हमको खुद ही कुछ मतलब पका पकाया मिल रहा है, वहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना है, तो वो क्या होगा, वहाँ पे कम टाइम लगेगा और वो फास्ट होगा। तो अब आप जो है याद रखना, हो सकता है आपसे पूछ ले विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक बिलोंग्स टू एक्टिव इम्यूनिटी, और वहाँ पे इस तरह से पॉइंट्स दे देंगे कि हाँ यहाँ पे जो है बॉडी जो है खुद ही एंटीबॉडी बनाती है, और यहाँ पे मान लें मतलब दे देंगे स्लो, ये मतलब जो एक्टिव इम्यूनिटी है वो स्लो होती है, और यहाँ पे मतलब टेक्स टाइम, यानी ये टाइम लेता है, यहाँ पे टाइम लगता है, तो कुछ भी दे सकते हैं, तो याद रखना। और अगर ये धीरे धीरे होते हैं या फिर इसमें टाइम लगता है एंटीबॉडी को बनाने में, तो ये लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। देखो बोलते हैं ना कि जल्दी का काम शैतान का होता है, जल्दी का काम शैतान का होता है। तो जो काम धीरे धीरे होगा वो परफेक्टली होगा और वो लंबे समय तक वो काम ठहरेगा। जैसे हम बोलते हैं ना कि जैसे चाइनीज जो सामान होते हैं तो वो क्या होते हैं, क्विकली बनते हैं, क्विकली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मतलब जल्दी खराब हो जाते हैं, जल्दी बनते हैं, जल्दी खराब हो जाते हैं। लेकिन ऐसा कोई भी काम जिसको स्लोली मतलब किया जा रहा है, अच्छे से किया जा रहा है, शिद्दत से किया जा रहा है, उसमें टाइम तो लगेगा लेकिन वो लंबे समय तक चलेगा। तो याद रखना, एक्टिव इम्यूनिटी में बॉडी खुद ही एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है, और ये जो है एक्टिव इम्यूनिटी में जो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है वो स्लोली होता है और इसमें टाइम लगता है, और ये कैसा होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है, यानी इसका इफेक्ट जो है लंबे समय तक होता है, इसका जो इफेक्ट है वो लंबे समय तक होता है। एंड इट इज़ हार्मलेस, और ये कैसा होता है, हार्मलेस होता है, इसका किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है। बोलते हैं ना कि मतलब जो काम हम खुद से ही करते हैं उसमें कोई भी नुकसान नहीं होता, क्योंकि हम उसको अच्छे से परफेक्टली करते हैं। अब यहाँ पे देखो, जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है वो नेचुरल या फिर आर्टिफिशियल हो सकती है, चाहे वो एक्टिव इम्यूनिटी हो या पैसिव इम्यूनिटी हो, दोनों ही नेचुरल या फिर आर्टिफिशियल होते हैं। तो देखो, अ पर्सन हु हैज़ रिकवर्ड फ्रॉम एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स और मीजल्स
और मम्स, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसको अभी जो है स्मॉल पॉक्स हुआ था या फिर मीजल्स हुआ था या फिर मम्स हुआ था, डेवलप नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, उसके अंदर में कैसी इम्यूनिटी डेवलप होती है, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। तो सबसे पहले तो याद रखना, कोई व्यक्ति जिसको स्मॉल पॉक्स, मीजल्स या मम्स हुआ है तो उसके अंदर सबसे पहले एक्टिव इम्यूनिटी जनरेट होगी, लेकिन कैसी होगी, नेचुरल होगी। अब देखो आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल मीन्स क्या होता है, जो कि किसी के द्वारा बनाया जाता है, और एक्टिव इम्यूनिटी है, एक्टिव है लेकिन आर्टिफिशियल है, यानी ये किसी के द्वारा बनाया जाएगा, लेकिन कैसे बनाया जाएगा, एक्टिवली बनाया जाएगा। तो हमेशा याद रखना आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी में क्या आता है, वैक्सीन आता है। तो सिलेबस में वैक्सीनेशन भी मेंशन है, तो हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए याद रखो हमने क्या देखा, जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो दो टाइप्स की होती है। एक होती है यहाँ पे क्या, एक्टिव इम्यूनिटी, एक होती है पैसिव इम्यूनिटी। जो एक्टिव इम्यूनिटी है वो भी दो टाइप की है, आर्टिफिशियल एंड नेचुरल इम्यूनिटी। और जो यहाँ पे एक क्या है हमारा पैसिव इम्यूनिटी है, वो भी दो टाइप्स का, एक है आर्टिफिशियल, एक है नेचुरल। तो जो एक्टिव इम्यूनिटी है, जो उसका आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी है, यानी एक्टिव इम्यूनिटी का दो पार्ट, आर्टिफिशियल और नेचुरल। तो जो आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी है, यहाँ पे जो है वैक्सीनेशन का कॉन्सेप्ट आता है, तो इसको याद रखना। तो आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी रेजिस्टेंस इंड्यूस्ड बाय वैक्सीन। तो यहाँ पे क्या होता है, जो रेजिस्टेंस है, यानी जो भी पैथोजन फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी में आए हैं, उसके प्रति रेजिस्टेंस किससे शो किया जाता है, वैक्सीन के थ्रू। अब देखो एग्जाम्पल ऑफ वैक्सीन, जो वैक्सीन होते हैं उनके क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं। तो एक होता है बैक्टीरियल वैक्सीन, और क्या है यहाँ पे, वायरल वैक्सीन। और जो बैक्टीरियल वैक्सीन है इसमें भी एक होता है लाइव और एक होता है किल्ड वैक्सीन। और जो वायरल वैक्सीन है यहाँ भी क्या होता है, एक होता है लाइव और एक होता है किल्ड वैक्सीन। अब बैक्टीरियल वैक्सीन के लाइव वाले पार्ट में क्या आता है, बीसीजी वैक्सीन फॉर ट्यूबरकुलोसिस। बीसीजी वैक्सीन फॉर ट्यूबरकुलोसिस किस में आता है, बैक्टीरियल, ये एक बैक्टीरियल वैक्सीन है जो कि लाइव की कैटेगरी में आता है। और किल्ड वैक्सीन में क्या आता है, टैब वैक्सीन फॉर इंटेरिक फीवर, यानी टीएबी वैक्सीन फॉर इंटेरिक फीवर। ये कैसा वैक्सीन, जो टीएबी है या फिर जो बीसीजी वैक्सीन है, ये दोनों ही क्या होते हैं, बैक्टीरियल वैक्सीन होते हैं, इसको याद रखना। अब देखो जो वायरल वैक्सीन है, इसके लाइव वाले पार्ट में क्या आता है, सेबिन वैक्सीन फॉर पोलियोमाइलिटिस। और एमएमआर मीन्स क्या होता है, मीजल्स मम्स रूबेला। तो एमएमआर वैक्सीन किसके लिए होता है, मीजल मम्स रूबेला के लिए। ये कैसा वैक्सीन होता है, वायरल वैक्सीन। और यहाँ पे साल्क वैक्सीन फॉर पोलियोमाइलिटिस, न्यूरल एंड नॉन न्यूरल वैक्सीन फॉर रेबीज, ये क्या होते हैं, वायरल वैक्सीन। तो ये हो गए मतलब वैक्सीन के टाइप क्या क्या होते हैं, बैक्टीरियल वैक्सीन, वायरल वैक्सीन, और इनका एग्जाम्पल याद रखना, बीसीजी वैक्सीन और टीएबी वैक्सीन होते हैं बैक्टीरियल वैक्सीन, और सेबिन वैक्सीन, और यहाँ पे एमएमआर वैक्सीन और सल्क वैक्सीन क्या होते हैं, वायरल वैक्सीन। तो इनको जो है याद रखना। और वैक्सीनेशन का कॉन्सेप्ट कहाँ पे आता है, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी में। तो यहाँ पे देखो वैक्सीन जो होता है, वैक्सीन हमको इंड्यूस किया जाता है, बाहर से हमको दिया जाता है। वैक्सीन हमको बाहर से दिया जाता है। जैसे हम छोटे होते हैं तो हमको कई सारी चीज़ों के वैक्सीन लगाते हैं, जिसको हम बोलते हैं टीकाकरण किया जाता है, यानी बोलते हैं ना कि टीका लगाया गया, बच्चे का टीकाकरण किया गया। तो टीका मतलब क्या होता है, वैक्सीन। तो ये जो वैक्सीन होता है वो हमको दिया जाता है। किस लिए दिया जाता है, ताकि जो मतलब जैसे बोलते हैं कि जो पुराने ज़माने में मतलब बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती थी कि जब वो होती थी तो पूरा मतलब नगर का नगर साफ हो जाता था। तो उन सब बीमारियों के प्रति मतलब जब ये वैक्सीन डेवलप किया गया तो क्या हुआ, वैक्सीन को मतलब इंड्यूस किया जाने लगा, ताकि आगे चलकर मतलब ऐसी बीमारियां कभी फैले ही ना। तो ठीक जो यहाँ पे क्या है, एक तो ये एक्टिव इसलिए हो गया क्योंकि वैक्सीन को बनाया गया, वैक्सीन को खुद से बनाया गया, इसलिए एक्टिव हो गया। और यहाँ पे ये हमारी बॉडी नहीं बना रही, मतलब लोग बना रहे हैं फिर उसको बॉडी में इंड्यूस कर रहे हैं, इस वजह से ये आर्टिफिशियल हो गया। तो ये आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी में क्या था, वैक्सीन। अब देखो एक ये तो हो गया हमारा क्या हो गया, एक्टिव इम्यूनिटी, जिसमें क्या क्या देखा हमने, एक देखा नेचुरल इम्यूनिटी मतलब नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, एक हमने देखा आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। अब यहाँ पे देखते हैं पैसिव इम्यूनिटी। अरे ये भी थोड़ा सा देख लो, बैक्टीरियल प्रोडक्ट टॉक्सॉइड फॉर डिप्थीरिया एंड
टिटनस, इसको जो है याद रख लेना। अब देखो पैसिव इम्यूनिटी में क्या आता है, पैसिव हमने आपको बताया, एक्टिव में क्या होता है, जहां हम खुद से काम करते हैं, जहां पे एनर्जी खर्च होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन पैसिव में क्या है, मतलब हमको पका पकाया खाना मिलना, ये क्या है, पैसिव इम्यूनिटी। देखो क्या लिखा है, रेडीमेड, क्या है, रेडीमेड एंटीबॉडीज आर डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू अ पर्सन टू प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट फॉरेन एजेंट कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी। जहाँ पे रेडीमेड एंटीबॉडी, जब हमारी बॉडी खुद इन्वॉल्व हो रही है एंटीबॉडी को बनाने में, तो हम उसको बोल रहे हैं एक्टिव इम्यूनिटी। लेकिन जब हमको बना बनाया एंटीबॉडी मिल रहा है, तो हम उसको बोल रहे हैं पैसिव इम्यूनिटी। और याद रखना, उसी का उल्टा कर दो, जैसे हमने वहाँ पे देखा वो धीरे धीरे होता है, लंबे समय तक होता है, लंबे समय तक उसका इफेक्ट रहता है। तो यहाँ पे क्या है, इट प्रोवाइडेड इमीडिएट मतलब रिलीफ। वहाँ पे वो धीरे धीरे होता था, उसका रिस्पॉन्स धीरे धीरे शो होता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, प्रोवाइड इमीडिएट रिलीफ, ये जो है तुरंत के तुरंत रिलीफ प्रोवाइड करता है। बट इट इज़ नॉट लॉन्ग लास्टिंग, लेकिन ये लंबे समय तक टिकता नहीं है। मतलब जल्दी तो रिलीफ प्रोवाइड करता है, लेकिन लंबे समय तक टिकता नहीं है। इट मे क्रिएट प्रॉब्लम, ये जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो याद रखना, जो भी चीज़ें मतलब बोलते हैं, मैंने आपको बताया ना, जल्दी का काम शैतान का होता है। इसका मतलब ये कि मतलब जल्दी जल्दी कोई काम किया जाएगा तो वो गड़बड़ होगा, और अगर गड़बड़ होगा तो प्रॉब्लम तो क्रिएट करेगा ही। तो ठीक इसी तरह से अब देखो, जो पैसिव इम्यूनिटी है, ये भी जो है नेचुरल हो सकता है या फिर आर्टिफिशियल हो सकता है। अब अगर हम बात करें नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी की, तो देखो यहाँ से अगर आपसे क्वेश्चन बनेंगे तो यही बनेंगे, मतलब एग्जाम्पल देखे, मान लो यहाँ पे ऐसे बोल देंगे कि अभी जो एग्जाम्पल बताने जा रही हूँ, मुझे लग रहा है यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है, मतलब पूछ लें, तो इसको अच्छे से देखना, क्योंकि ये मतलब इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो, रेजिस्टेंस पैसिवली ट्रांसफर्ड, यहाँ पे क्या होता है, अब है तो इसका नाम क्या है, पैसिव, तो रेजिस्टेंस तो पैसिवली ट्रांसफर किया जाएगा, लेकिन कैसे किया जाएगा, नेचुरली। कैसे किया जाएगा, नेचुरली। अब देखो, फ्रॉम द मदर, जैसे देखो जो फीटस होता है, जो एम्ब्रियो मतलब डेवलप होता है यूटरस के अंदर में, तो वो मदर से कनेक्टेड होता है, किसके थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू। प्लेसेंटा के थ्रू ही जो फीटस है या एम्ब्रियो है, उसको मदर से क्या मिलता है, न्यूट्रिशन वगैरह मिलता है। तो एक जो एंटीबॉडी होती है, अभी हम मतलब इसको भी डिस्कस करेंगे, एंटीजन और एंटीबॉडी, क्योंकि ये भी हमारे सिलेबस में मेंशन है। तो जो एंटीबॉडीज होते हैं उसके 5 टाइप्स होते हैं, उसमें से एक टाइप्स होता है आईजीजी। क्या होता है, आईजीजी एंटीबॉडीज, यानी ये जो आईजीजी एंटीबॉडीज है, ये क्या करता है, कैन क्रॉस प्लेसेंटल बैरियर। क्यों जो है प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस कर सकता है, क्योंकि जो आईजीजी एंटीबॉडी होता है ये बहुत ही स्मॉल होता है, बहुत ही छोटा होता है। इस वजह से ये क्या करता है, प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस कर जाता है टू रीच द फीटस, और ये जो है फीटस तक पहुंच जाता है। आफ्टर बर्थ, अब क्या हो रहा है, आफ्टर बर्थ इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स यानी एंटीबॉडीज आर पास्ड थ्रू न्यू बॉर्न्स। ये जो मतलब पहले जो यूटरस में मदर के थ्रू प्लेसेंटा के थ्रू जो मदर से कनेक्ट था फीटस, बर्थ के बाद क्या हो गया, वही जो है न्यूबॉर्न, अब उसको बोल रहे हैं। तो अब जो है आफ्टर बर्थ इम्यूनोग्लोबिन्स आर पास टू न्यू बॉर्न थ्रू द ब्रेस्ट मिल्क। अब जो न्यू बॉर्न हुआ है वो ब्रेस्ट फीडिंग करेगा, तो ये जो ग्लोब्यूलिन है या जो एंटीबॉडीज है वो क्या होगा, ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू उसके अंदर में जाएगा। तो देखो यहाँ पे उस फीटस की बॉडी नहीं बना रही एंटीबॉडी, वो जो है अपने मदर से ले रहा है, यानी जो मदर की बॉडी में एंटीबॉडी है ऑलरेडी उसको ले रहा है। यानी ये कैसा हो गया, पैसिबली हो गया, लेकिन यहाँ पे हम बाहर से कुछ इंजेक्ट नहीं कर रहे हैं, इस वजह से ये क्या हो गया, नेचुरल हो गया। क्या हो गया, नेचुरल हो गया। यानी यहाँ पे जो है मदर के मिल्क के थ्रू जो न्यू बॉर्न बेबी है उसमें जो है एंटीबॉडी ऑटोमेटिक जा रहा है, इस वजह से इसको हम बोल रहे हैं नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। तो याद रखना कि नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी में क्या चीज़ें आती हैं। अब देखो ह्यूमन कोलेस्ट्रम, कोलेस्ट्रम क्या होता है, मदर्स फर्स्ट मिल्क। यानी देखो जैसे जब बेबी बॉर्न करता है तो जो फर्स्ट टाइम सबसे पहले जो मिल्क आता है उसी को बोलते हैं कोलेस्ट्रम, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है, इस वजह से बोलते हैं कि मदर का पहला दूध बच्चे को ज़रूर से ज़रूर पिलाना चाहिए। तो क्या है, ह्यूमन कोलेस्ट्रम यानी मदर्स फर्स्ट मिल्क इट्स रिच इन
IgA एंटीबॉडीज क्या होता है, इसमें IgA एंटीबॉडीज होता है। मतलब जो मदर मिल्क, आपसे इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मदर मिल्क होता है, फर्स्ट मिल्क होता है यानी कोलेस्ट्रम जो होता है, उसमें कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है सबसे ज़्यादा अमाउंट में। तो याद रखना IgA जो एंटीबॉडी है वो मदर मिल्क में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछेंगे कि कौन सी एंटीबॉडी प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है। तो याद रखना IgG सबसे छोटी होती है, वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है। और IgA जो होता है वो कोलेस्ट्रम में पाया जाता है, मदर्स फर्स्ट मिल्क में पाया जाता है। तो यहाँ पे IgG IgA ये दोनों जो है एंटीबॉडी मदर से फीटस में यानी न्यूबॉर्न बेबी में जा रही है, इस वजह से इसका नाम है नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। यहाँ पे फीटस की बॉडी कोई एंटीबॉडी नहीं बना रही है, वो जो है मदर से ले रही यानी उसको बनाई एंटीबॉडी मिल रही, यानी ये पैसिव हो गई। और यहाँ पे हम बाहर से नहीं इंजेक्ट कर रहे हैं, तो ये हो गया नेचुरल। अब देखो मदर्स मिल्क कंटेन्स एंटीबॉडीज विच प्रोटेक्ट द इन्फेंट प्रॉपरली बाय द एज ऑफ 3 मंथ। और ये जो इम्यूनिटी है, मतलब ये जो एंटीबॉडी मदर से फीटस को मिली हैं, वो क्या करती हैं, इन्फेंट को बचाती हैं किसी भी तरह के इन्फेक्शन वगैरह से 3 मंथ तक। इसको याद रखना 3 मंथ तक, 3 महीने तक। अब देखो यहाँ पे आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल मीन्स क्या हो गया, जब बाहर से क्या किया जाएगा, हमारी बॉडी में एंटीबॉडी को इंजेक्ट किया जाएगा। कैसे किया जाएगा, बाहर से। तो देखो, और पैसिव मीन्स पकाया यानी बनाया। देखो इट इज द रेजिस्टेंस पैसिबली ट्रांसफर टू रेसिपिएंट बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबॉडीज। यहाँ पे जो है पैसिबली ट्रांसफर किया जाता है, रेसिपिएंट मीन्स होस्ट को, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबॉडीज यानी एंटीबॉडी को एडमिनिस्टर किया जाता है, बाहर से इंजेक्ट किया जाता है। दिस इज डन बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हाइपर इम्यून सेरा ऑफ मैन और एनिमल्स। अब देखो जैसे मान लो किसी को जब सांप काट लेता है यानी स्नेक बाइट करता है, तो उनको सीरम दिया जाता है। क्या दिया जाता है, सीरम दिया जाता है। तो वो क्या है, वहाँ पे मतलब वो पहले से सीरम बनाया जाता है, पहले ही बनाया जाता है, फिर हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। इस वजह से बनाया गया बाहर, तो उसको आर्टिफिशियल बोल रहे हैं। और हमारी बॉडी को बनाई एंटीबॉडी मिल रही, इस वजह से पैसिव हो गई। तो अब देखो सीरम कंटेन्स एंटीबॉडीज, फॉर एग्जाम्पल एंटी टिटेनस सीरम जैसे कि ATS, ये कहाँ पे प्रिपेयर किया जाता है, इन द हॉर्स, ये घोड़े की नाल में जो है प्रिपेयर किया जाता है बाय एक्टिव इम्यूनाइजेशन ऑफ हॉर्सेस विथ टिटेनस टॉक्सॉइड, ब्लीडिंग देम एंड सेपरेटिंग द सीरम। जैसे बोलते हैं ना, लोहा ही लोहे को काटता है। जैसे आपने पढ़ा भी होगा, जो सांप का जहर होता है उससे ही मतलब उसकी दवाई बनती है, यानी सीरम बनता है। ठीक उसी तरह से ये जो टिटेनस होता है उसमें भी यही प्रोसेस किया जाता है, मतलब टिटेनस टॉक्सॉइड से ही ये बनाया जाता है। लेकिन कहाँ बनाया जाता है, हॉर्स के नॉल में। तो याद रखना एंटी टिटेनस सीरम यानी ATS किस कैटेगरी में आता है, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी में। ATS इज यूज्ड फॉर पैसिव इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट टिटेनस, ये जो है टिटेनस में काम आता है। फिर देखो सिमिलरली एंटी डाइप्थेरिक सीरम यानी ADS एंड एंटी गैस गैंग्रीन सीरम यानी AGS आर आल्सो प्रिपेयर्ड, यानी ये दोनों भी क्या आती हैं, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी के अंतर्गत आती हैं। तो आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी हैं, अभी हमने एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी पढ़ा और दोनों में ही नेचुरल और आर्टिफिशियल आती हैं। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इम्यून रिस्पॉन्स के बारे में। मैं सोच रही हूँ एक बार आप लोगों को पहले एंटीजन एंटीबॉडी पढ़ा देती हूँ, फिर जो है हम यहाँ पे वर्किंग ऑफ इम्यून सिस्टम देखेंगे यानी इम्यून रिस्पॉन्स। तब ये जो बार बार एंटीबॉडी एंटीजन एंटीबॉडी एंटीजन जो बार बार ये टर्म आ रहे हैं, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। नहीं तो आप बार बार यही सोचेंगे एंटीजन और एंटीबॉडी है क्या, जो हम पूरे चैप्टर में एंटीजन एंटीबॉडी कर रहे हैं। तो हम जो है पहले डिस्कस कर लेते हैं एंटीबॉडी एंटीजन के बारे में, फिर जो है हम यहाँ पे इम्यून रिस्पॉन्स यानी वर्किंग ऑफ इम्यून सिस्टम देखेंगे कि किस तरह से ये फंक्शन करता है। तो यहाँ पे जो इम्यूनोलॉजी है वहाँ पे एंटीजन और एंटीबॉडी
ये दो टर्म बार बार यूज होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एंटीजन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद एंटीबॉडी को डिस्कस करेंगे, उसके बाद जितने भी रिमेनिंग टॉपिक हैं हमारे सिलेबस में उसको हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखिए एंटीजन के बारे में। तो एंटीजन है क्या, ये हमको यहाँ पे देखना है। तो देखिए एंटीजन आर सबस्टांस विच व्हेन इंट्रोड्यूस्ड इन द बॉडी, यानी एंटीजन ऐसा एक सबस्टांस है जब वो हमारे बॉडी में इंट्रोड्यूस होता है, स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। तो क्या होता है यहाँ पे, जो एंटीबॉडी है वो बनती है, यानी हमारे बॉडी में एंटीबॉडी तब बनेगी जब एंटीजन क्या होगा, हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस होगा, यानी हमारी बॉडी में इंटर करेगा। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं इसका केमिकल नेचर। केमिकल नेचर का मतलब ये होता है कि वो किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। तो देखो जो एंटीजन होता है मोस्टली वो क्या किससे बना होता है, प्रोटीन से, जैसे कि लाइपोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन एंड न्यूक्लियोप्रोटीन। तो याद रखना जो एंटीजन होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, जैसे कि लाइपोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन एंड न्यूक्लियोप्रोटीन। अब ये लाइपोप्रोटीन क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन क्या है, इन सब के बारे में हम जो है सेल द यूनिट ऑफ लाइट चैप्टर में कवर कर चुके हैं। तो इस वजह से जितने भी लेक्चर होते हैं अगर आप सारा मतलब उसको क्या करेंगे, अटेंड करेंगे, तो आपको सारी चीज़ें कनेक्ट होती हुई दिखाई देंगी। अब ऐसा नहीं है कि मतलब सारे चैप्टर इंडिपेंडेंट है, वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, कहीं ना कहीं उनके जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो यूज होते हैं। तो यहाँ पे हम स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। उसके पहले तो यहाँ पे देखिए एक बार थोड़ा सा आइडिया ले लीजिए, अभी मैं आपको पीडीएफ से बता दूंगी। देखो मान लो यहाँ पे ये जो है हमारा एंटीजन है, क्या है, ये एंटीजन है। तो जो एंटीजन होता है उस पे कुछ एपिटॉप्स लगे होते हैं, क्या लगे होते हैं, एपिटॉप्स लगे होते हैं। तो इनका कोई स्ट्रक्चर फिक्स नहीं होता है एपिटॉप्स का। ये मतलब यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये जो है ये सारे ही क्या हैं, एपिटॉप हैं। तो याद रखना एपिटॉप किसके सरफेस पे होते हैं, एंटीजन के सरफेस पे होते हैं। और एपिटॉप होते क्या हैं, तो याद रखना एपिटॉप एंटीजन के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं और ये एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट होते हैं, यानी जो एंटीबॉडी होती है वो एंटीजन के एपिटॉप साइट से क्या करती है, बाइंड करती है। तो इस पॉइंट को आप याद रखेंगे, जो एंटीबॉडी होती है वो एंटीजन के एपिटॉप पे क्या होती है, वहां पे बाइंड होती है। और यहाँ पे देखो अब ये क्या है, हमारा एंटीबॉडी है, क्या है, एंटीबॉडी है, ये है हमारा एंटीबॉडी। और ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, एंटीजन एपिटॉप है। तो यहाँ पे ये आपको जो पिंक कलर का दिख रहा होगा ये है हमारा पैराटोप, क्या है, पैराटोप। तो याद रखना जो पैराटोप है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एंटीबॉडी पे, कहाँ पे, एंटीबॉडी पे। तो एंटीबॉडी के सरफेस पे होता है पैराटोप और एंटीजन के सरफेस पे होता है एपिटोप। ईपी मीन्स क्या होता है, ऊपर, मतलब अपान। तो जो उसके सरफेस के ऊपर है, यानी एंटीजन के सरफेस के ऊपर जो है वो है हमारा एपिटॉप। और यहाँ पे एंटीजन के सरफेस पे जो है वो क्या है, पैराटॉप। तो याद रखना जो एपिटॉप है इससे एंटीबॉडी बाइंड करती है, लेकिन जो पैराटॉप है इससे एंटीजन बाइंड करता है। तो हम क्या कह सकते हैं एक वर्ड में, एपिटॉप क्या है, एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट ऑफ एंटीजन, एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट ऑफ एंटीजन। और पैराटॉप क्या है, एंटीजन बाइंडिंग साइट ऑफ एंटीबॉडी, एंटीजन बाइंडिंग साइट ऑफ एंटीबॉडी। जो पैराटोप है उससे एंटीजन बाइंड करता है और जो एपिटोप है उससे एंटीबॉडी बाइंड करता है। तो इस तरह से जो एंटीबॉडी और एंटीजन है इनका जो रिएक्शन है वो होता है। तो इसकी प्रॉपर्टी में क्या है, सबसे पहले एंटीजन की प्रॉपर्टी में है एंटीजेनिसिटी। एंटीजेनिसिटी मतलब क्या होता है, इंटरेक्शन ऑफ एपिटॉप एंड पैराटोप। जो एपिटॉप पैराटोप है उनका जो इंटरेक्शन हो रहा है आपस में, यानी एपिटॉप से एंटीबॉडी बाइंड कर रहा है और पैराटोप से यहाँ से एंटीजन बाइंड कर रहा है। तो ये जो इंटरेक्शन है दोनों के बीच का, इसको हम बोलते हैं एंटीजेनिसिटी। और यहाँ पे क्या होता है, इम्यूनोजेनिसिटी। और ये जो एंटीजन होते हैं इनका मॉलिक्यूलर वेट ग्रेटर देन 10,000 डाल्टन। और ये जो है फॉरेन फॉर होस्ट, और ये होस्ट के लिए फॉरेन का काम करते हैं, यानी जब ये हमारी बॉडी में इंटर करेंगे तो फॉरेन मटेरियल की तरह इंटर करेंगे, यानी एंटीजन हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं होती है, ये बाहर से इंटर करती है। अब यहाँ पे देखो नेचर ऑफ एंटीजन। नेचर ऑफ एंटीजन वही हो गया यहाँ पे केमिकल ऑफ एंटीजन, यानी ये मोस्टली क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, पॉलीसेकेराइड और कुछ जो है न्यूक्लिक एसिड या फिर फैट के भी हो सकते हैं।
तो जो प्रोटीन्स के होते हैं उनकी हाई एंटीजेनिक प्रॉपर्टी होती है और जो फैट या न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं उनकी लो एंटीजेनिक प्रॉपर्टी होती है। तो देखिए यहाँ पे अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें क्या क्या है, देखो एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स यानी कि एपिटोप्स, ये जो एपिटोप्स है इसी को हम एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स भी बोलते हैं। तो क्या हो गया, एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स यानी एपिटोप। ग्रीक में इसको क्या बोलते हैं, एपी मीन्स अपान, टॉप्स मीन्स प्लेस, यानी ऐसा प्लेस जिसके ऊपर कुछ प्रेजेंट है उसको हम क्या बोल रहे हैं, एपिटोप्स। आर कंपोनेंट्स ऑफ एंटीजन, ईच एंटीजन कैरीज मेनी एपिटोप्स। मैंने आपको बताया इनका कोई शेप फिक्स नहीं होता है, जो एंटीजन होते हैं उस पे ढेर सारे एपिटोप्स प्रेजेंट हो सकते हैं और एपिटोप का स्ट्रक्चर कुछ फिक्स नहीं होता, वो किसी भी तरह से हो सकते हैं। तो याद रखना जो एपिटोप्स होते हैं वो एंटीजन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं और एक एंटीजन में कई सारे एपिटोप्स यानी कई सारे एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होते हैं। ईच वाई शेप एंटीबॉडी, अभी हम पढ़ेंगे एंटीबॉडी, उसका स्ट्रक्चर वाई शेप होता है, उसके बारे में भी एंटीजन को कंप्लीट करने के बाद पढ़ेंगे। तो वाई शेप एंटीबॉडी molecule has at least 2 binding site that can attach to a specific epitope on an antigen। क्या बोला जा रहा है, जो वाई शेप एंटीबॉडी होती है एटलीस्ट 2 बाइंडिंग साइट दैट कैन अटैच टू अ स्पेसिफिक एपिटोप ऑन एन एंटीजन। अभी हम जब इसका पढ़ेंगे मतलब एंटीबॉडी को, वैसे अभी आपको फिगर में थोड़ा दिखाई दे रहा होगा, जो एंटीबॉडी होती है यहाँ पे 2 बाइंडिंग साइट होते हैं जो कि क्या करते हैं, एपिटोप से अटैच होते हैं इस स्पेसिफिक एपिटोप से। एंड एंटीबॉडी कैन आल्सो बाइंड टू आइडेंटिकल एपिटोप ऑफ 2 डिफरेंट सेल एट द सेम टाइम विच कैन कॉज नेबरिंग सेल टू एग्रीगेट। मतलब वही है जब मतलब कई सारे एंटीबॉडी कहीं पे जुड़ जाएं, जैसे मान लो ये कोई स्ट्रक्चर है और यहाँ पे कई तरफ से ढेर सारी चीज़ें जुड़ जाएं, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये मतलब एक एग्रीगेशन बन गया। क्या बन गया, एक एग्रीगेशन बन गया। एग्रीगेशन मीन्स क्या होता है, एक झुंड, यानी एक यहाँ पे क्या बन गया, एग्रीगेशन बन गया। अब देखो एंटीजन कंबाइंस विद द एंटीबॉडी, जो एंटीजन होता है वो एंटीबॉडी के भी साथ में क्या करता है, कंबाइन करता है। मैंने आपको बताया जो एंटीबॉडी होते हैं वहाँ पे क्या होता है, पैराटोप होता है और जो एंटीजन होते हैं उस पर इपीटोप होता है। तो जो इपीटोप होता है वो एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट होता है और जो पैराटोप होता है वो एंटीजन बाइंडिंग साइट होता है। तो वही है यहाँ पे एंटीजन कंबाइन विद द एंटीबॉडी। अब देखो कॉम्बिनेशन इज वेरी मच लाइक द लॉक एंड की एनालॉजी। जैसे हम जो है लॉक में क्या लगाते हैं, की लगाते हैं, यानी जैसे ताले में कुंजी लगाई जाती है, ठीक उसी तरह से ये एंटीबॉडी और एंटीजन क्या करते हैं, बाइंड करते हैं। और ये जो लॉक और की वाला एनालॉजी है ये हम एक जगह पे और पढ़ते हैं, कहाँ पे पढ़ते हैं, एंजाइम में। तो आपके सिलेबस में एंजाइम भी मेंशन है, एंजाइम भी अच्छे से पढ़ना होगा। तो देखो लॉक एंड की एनालॉजी जैसे होता है, यानी जैसे ताले में कुंजी लगाई जाती है, ठीक उसी तरह से जो है एंटीजन एंटीबॉडी भी क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। तो वही है यहाँ पे कॉम्बिनेशन इज वेरी मच लाइक द लॉक एंड की एनालॉजी। तो इसको आप याद रखेंगे। अब देखो ये एक क्या है, एंटीजन है। क्या है, ये जो पूरा यहाँ पे प्रेजेंट है ये क्या है, हमारा एंटीजन है और इस पे ढेर सारे क्या हैं, ये देखो ये सब क्या हैं, ये हैं एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट, यानी हम कहें तो ये क्या है, एपिटोप्स। और ये है हमारी एंटीबॉडी। क्या है, एंटीबॉडी, जो वाई शेप की ये दिख रही है आपको, ये क्या है, एंटीबॉडी। ये क्या है, एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी किससे बाइंड हो रही है, एपिटोप से। तो बस ये वैसे मतलब दिखाया गया है। अब देखो अगर हम टाइप की बात करें, जो एंटीबॉडी होती जो एंटीजन होता है वो 2 टाइप्स का होता है। एक होता है कंप्लीट एंटीजन्स, एक होता है इनकम्प्लीट एंटीजन्स। क्या होता है, एक होता है कंप्लीट एंटीजन्स, एक होता है इनकम्प्लीट एंटीजन्स। और इसी इनकम्प्लीट एंटीजन्स को क्या बोलते हैं, हैप्टेंस। क्या बोलते हैं, हैप्टेंस। अब देखो कंप्लीट और इनकम्प्लीट का मतलब क्या है, हमने क्या देखा, जो एंटीजन होते हैं वो हमारे बॉडी के लिए फॉरेन मटेरियल की तरह काम करते हैं, यानी ये जो है बाहर से हमारी बॉडी में इंटर करते हैं, फिर ये एंटीबॉडी के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करते हैं। यानी जब एंटीजन हमारी बॉडी में इंटर करता है तब यहाँ पे क्या होता है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है। तो यही है यहाँ पे जो एंटीजन होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक कंप्लीट एंटीजन, एक इनकम्प्लीट एंटीजन। तो कंप्लीट इनकम्प्लीट का मतलब ये है, कंप्लीट एंटीजन वो होते हैं जो हमारी बॉडी में
मतलब अकेले ही उनमें एबिलिटी होती है एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करने की, उनको किसी की जरूरत नहीं होती। तो देखो, अ कंप्लीट एंटीजन्स इज एबल टू इंड्यूस एंटीबॉडी फॉर्मेशन एंड प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक एंड ऑब्जर्वेबल रिएक्शन विद द एंटीबॉडी सो प्रोड्यूस। यानी ये अकेले ही काफ़ी होते हैं एंटीबॉडी को इंड्यूस करने के लिए, यानी प्रोड्यूस करने के लिए। अब देखो, जो हेप्टेंस होते हैं, ग्रीक वर्ड में हेप्टेन मीन्स क्या होता है, ग्रेप्स, यानी पार्शियल एंटीजन। यहाँ पे जो हेप्टेंस होते हैं आर सबस्टांस विच आर इनकैपेबल, क्या होते हैं, इनकैपेबल ऑफ इंड्यूसिंग एंटीबॉडी फॉर्मेशन बाय देमसेल्फ बट कैन बी कैपेबल ऑफ इंड्यूसिंग एंटीबॉडी ऑन कंबाइनिंग विथ लार्जर मॉलिक्यूल, यानी नॉर्मली प्रोटीन, जिसको हम बोलते हैं कैरियर, क्या बोलते हैं, विच सर्व एज कैरियर। अब देखो, मैंने आपको क्या बताया, ऐसी एंटीबॉडी जो अपने आप में ही अकेले ही काफ़ी है एंटीबॉडी के प्रोड्यूसन के लिए, यानी मैंने लग रहा है दोनों बार एंटीबॉडी बोल दिया, सॉरी। देखो, एंटीजन जो होता है वो टू टाइप्स का, एक होता है कंप्लीट, एक होता है इनकम्प्लीट। ऐसा एंटीजन जो अकेले ही काफ़ी है एंटीबॉडी के प्रोडक्शन के लिए, वो होता है कंप्लीट एंटीजन। लेकिन जो इनकम्प्लीट एंटीजन है, जिसको हम हेप्टेंस के नाम से भी जान रहे हैं, ये वो एंटीजन होता है जो अकेले एंटीबॉडी को प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। ये जो है जब कैरियर प्रोटीन से जुड़ता है तब ये क्या करता है, एंटीबॉडी प्रोडक्शन करता है। याद रखना, नॉर्मली प्रोटीन जिसको हम क्या बोलते हैं, कैरियर, यहाँ पे देखो सर्व एज कैरियर, यानी कैरियर प्रोटीन के साथ में जुड़ने के बाद ये एंटीबॉडी को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। तो ये हो गया कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट एंटीबॉडी। एंटीजन विच आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी ओन सेल्स आर कॉल्ड द ऑटो एंटीजन, यानी ऐसा एंटीजन जो बॉडी सेल पे स्वयं ही प्रेजेंट है, यानी बाहर से इंटर नहीं किया है। तो स्वयं मीन्स क्या होता है, ऑटो या फिर सेल्फ, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑटो एंटीजन या फिर सेल्फ एंटीजन, जो हमारी बॉडी में बॉडी के सेल पे ऑलरेडी प्रेजेंट होगा। द एंटीजन ऑन द नॉन सेल्फ सेल्स, यानी ऐसा एंटीजन जो नॉन सेल्फ पे है उसको क्या बोलते हैं, ऐसा एंटीजन जो कि नॉन सेल्फ सेल है, यानी जो बाहर से आ रहा है, उसको क्या बोलते हैं, फॉरेन एंटीजन या फिर नॉन सेल्फ एंटीजन। क्या बोलते हैं, फॉरेन एंटीजन या फिर नॉन सेल्फ एंटीजन। अब देखो यहाँ पे क्या है, एच एंटीजन। क्या है, एच एंटीजन। तो आपको मैं ये जो है ABO ब्लड ग्रुप है, ये हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में पढ़ेंगे, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो अभी के लिए बस इतना समझो, जितने भी रेड ब्लड कार्पसेल्स होते हैं, रेड ब्लड कार्पसेल्स ऑफ ऑल ABO ब्लड ग्रुप पॉजेज अ कॉमन एंटीजन, जिसपे क्या प्रेजेंट होते हैं, एच एंटीजन, विच इज अ प्रिकर्सर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ A एंड B एंटीजन। तो हम देखते हैं ना कि मतलब A ब्लड ग्रुप, B ब्लड ग्रुप और AB ब्लड ग्रुप, O ब्लड ग्रुप, तो हम क्या देखते हैं, वहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या पढ़ेंगे हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो अभी के लिए याद रखो, जितने भी टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं, चाहे वो A हो, चाहे B हो, चाहे AB हो, चाहे O हो, इन सब में एक कॉमन एंटीजन होता है जिसको हम बोलते हैं H एंटीजन। तो याद रखना, जो H एंटीजन होता है ये प्रिकर्सर होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ A एंड B एंटीजन। अब प्रिकर्सर का क्या मतलब होता है, प्रिकर्सर यानी किसी भी चीज़ को बनाने के लिए जो पहले से मौजूद है। क्या है, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए जो पहले से मौजूद है, यानी जैसे मान लो, इसको कैसे कह सकते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। ये है हमारा मेगा कैरियोसाइट। क्या है, मेगा कैरियोसाइट। मेगा कैरियोसाइट, जब यही मेगा कैरियोसाइट छोटे छोटे फ्रेगमेंट में टूट जाता है तो ये बन जाता है प्लेटलेट्स। क्या बन जाता है, प्लेटलेट्स। तो यही मेगा कैरियोसाइट ही क्या बना रहा है, प्लेटलेट बना रहा है, यानी प्लेटलेट का प्रीकर्सर क्या है, मेगा कैरियोसाइट। तो ठीक इसी तरह से A एंड B एंटीजन के फॉर्मेशन के लिए भी प्रीकर्सर क्या होता है, H एंटीजन, यानी इसी H एंटीजन से ही क्या बनेंगे, A एंड B एंटीजन, यानी जिसके थ्रू बन रहा कोई चीज वो क्या होता है, वो होता है हमारा प्रीकर्सर। जैसे कि प्लेटलेट्स के लिए मेगा कैरियोसाइट क्या होता है, प्रीकर्सर। ठीक उसी तरह से A एंड B एंटीजन के लिए क्या होता है, प्रीकर्सर H एंटीजन। अब यहाँ पे देखो क्या है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। अब ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल क्या होते हैं, सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेगा
कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल में कौन कौन से सेल प्रेजेंट होते हैं। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, मैक्रोफेजेज, डेंड्राइटिक सेल, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, बी सेल। हो सकता है आपसे क्वेश्चन में पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, मतलब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कौन सा नहीं है। तो अगर आपको ये तीनों पता होंगे, इसके अलावा कोई और एक ऑप्शन दे देगा तो आप उसको एलिमिनेट कर पाएंगे। तो देखो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होते क्या हैं, तो नाम से ही इसका स्पष्ट है क्या है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, यानी एंटीजन को प्रेजेंट करने वाले सेल। जैसे हम बोलते हैं ना कि हमको ये जो है, हमको ये इंटरव्यू किसी के सामने प्रेजेंट करना है, या फिर हमको ये फाइल किसी के सामने प्रेजेंट करना है, यानी हमको ये चीज़ यानी ये फाइल हमको किसी को ले जाके देना है, प्रेजेंट करना है यानी देना है, यानी किसी के पास तक पहुंचाना है। तो अब यहाँ पे क्या है, देखो द सेल्स दैट कैन इंगल्फ एंटीजन, यानी ऐसे सेल जो एंटीजन को इंगल्फ कर सकते हैं, एंड प्रेजेंट फ्रेगमेंट टू टी सेल। और मतलब देखो जैसे वो सेल है, जैसे मान लो हमें किसी फाइल को किसी के पास तक पहुंचाना है, तो हम उस फाइल को पहले अपने बैग में रखेंगे, फिर उसको लेके जाएंगे, जिसको देना है उसको दे देंगे। ठीक उसी तरह से एंटीजन प्रेजेंटिंग जो सेल होते हैं वो ऐसे सेल होते हैं जो कि एंटीजन को पहले इंगल्फ करेंगे, फिर ले जाके टी सेल के सामने उसको क्या करेंगे, प्रेजेंट कर देंगे, उसके फ्रेगमेंट को प्रेजेंट करेंगे। क्या है, द सेल दैट कैन इंगल्फ एंटीजन एंड प्रेजेंट फ्रेगमेंट टू टी सेल, उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, यानी एपीसी। क्या बोलते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल यानी एपीसी। देखो देयर आर 3 टाइप ऑफ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल इन द बॉडी, मैक्रोफेजेज, डेंड्राइटिक सेल एंड बी सेल। तो इसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा। मैक्रोफेज, अब तो आपको पता ही होगा मैक्रोफेज क्या होते हैं, मोनोसाइट से ही डेराइव होते हैं। जब मोनोसाइट किसी फॉरेन पार्टिकल से जुड़ता है तो क्या बनता है, मैक्रोफेजेज। तो देखो मैक्रोफेजेज आर यूजुअली फाउंड इन रेस्टिंग स्टेट। रेस्टिंग स्टेट जो मैक्रोफेज होते हैं नॉर्मली तो ये रेस्टिंग स्टेट में पड़े रहते हैं, यानी सुस्त पड़े रहते हैं, कोई फंक्शन नहीं करते हैं। क्या करते हैं, कोई फंक्शन नहीं करते हैं। जो मैक्रोफेज होते हैं ये कोई फंक्शन नहीं करते हैं। अब देखो क्या होता है, देयर फेगोसाइटिक कैपेबिलिटी आर ग्रेटली इंक्रीज्ड व्हेन दे आर स्टिमुलेटेड टू बिकम एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेज, यानी इनकी फेगोसिटिक, मतलब ये नॉर्मली तो ऐसे ही पड़े रहते हैं, किसी को नहीं खाते हैं, लेकिन मैक्रोफेज क्या होते हैं, फेगोसिटिक होते हैं, यानी सेल ईटर होते हैं ये। पर ये यूजुअली क्या होते हैं, रेस्टिंग स्टेट में पड़े होते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। लेकिन जब ये मतलब इनकी जो फेगोसिटिक कैपेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, कब इंक्रीज होती है, व्हेन दे आर स्टिमुलेटेड टू बिकम एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेज, यानी जब हमारी बॉडी में कोई फॉरेन मटेरियल इंटर करेगा तब ये क्या होंगे, एक्टिवेट होंगे, तब ये जो है अपनी फेगोसिटिक कैपेबिलिटी को शो करेंगे। अदरवाइज ये जो है हमारी बॉडी में रेस्टिंग स्टेट में पड़े रहेंगे। द मैक्रोफेजेज आर प्रेजेंट अलॉन्ग विथ लिम्फोसाइट इन ऑलमोस्ट ऑल द लिम्फोइड टिश्यू। जो मैक्रोफेजेज होते हैं वो टी लिम्फोसाइट के साथ में क्या होते हैं, सभी प्रकार के लिम्फोइड टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं। मोनोसाइट एज ब्लड मैक्रोफेजेज एंड हिस्टोसाइट एज टिश्यू मैक्रोफेजेज, यानी मोनोसाइट के रूप में ब्लड, देखो ब्लड मैक्रोफेज में मोनोसाइट के रूप में और टिश्यू मैक्रोफेज के रूप में हिस्टोसाइट के रूप में, मतलब टिश्यू मैक्रोफेज में हिस्टोसाइट के रूप में ये रहते हैं। अब यहाँ पे देखो जो डेंड्राइटिक सेल होते हैं, डेंड्राइटिक सेल होते हैं, दीज सेल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय लॉन्ग साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस। क्या होता है इसमें, लॉन्ग साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस। देयर प्राइमरी रोल इज फंक्शन एज हाईली इफेक्टिव एंटीजन ट्रैपिंग एंड एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, यानी जो डेंड्राइटिक सेल होते हैं इनका फंक्शन क्या होता है, आप जब न्यूरॉन देखते हैं इस तरह से तो इनमें इस तरह से डेंड्राइट निकले होते हैं। क्या निकले होते हैं, डेंड्राइट निकले होते हैं। तो लॉन्ग साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस जो इनमें होता है तो क्या करते हैं, ये एंटीजन ट्रैपिंग का काम करते हैं। क्या करने का काम करते हैं, एंटीजन ट्रैपिंग का, यानी एंटीजन को ट्रैप करने का, पकड़ने का, जकड़ने का, और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की तरह काम करते हैं। अब यहाँ पे देखो दीज सेल्स आर नॉन फैगोसिटिक इन नेचर। जो डेंड्राइटिक सेल होते हैं, याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये नॉन फैगोसिटिक होते हैं, यानी ये सेल ईटर की तरह काम नहीं करते, ये उसको इंगल्फ करने का, उसको खाने का काम नहीं करते हैं। दे आर फाउंड इन लिम्फ नोड, यानी जो डेंड्राइटिक सेल होते हैं वो लिम्फ नोड में प्रेजेंट होते हैं, स्प्लीन में प्रेजेंट होते हैं,
थाइमस में प्रेजेंट होते हैं एंड स्किन में प्रेजेंट होते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ डेंड्राइटिक सेल आर लैंगरहैंस डेंड्राइटिक सेल इन एपिडर्मिस ऑफ स्किन विच ट्रैप द ऑर्गेनिज्म कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ बॉडी सरफेस, डेंड्राइटिक सेल इन स्प्लीन विच ट्रैप द एंटीजन इन ब्लड। यानी देखो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, जो डेंड्राइटिक सेल होते हैं ये लिम्फ नोड में भी हैं, स्प्लीन में भी हैं, थाइमस में भी हैं, स्किन में भी है। जो हमारी स्किन होती है वहाँ पे कुछ क्या होते हैं, उसकी एपिडर्मिस में लैंगरहैंस होते हैं। तो जो लैंगरहैंस डेंड्राइटिक सेल है हमारी स्किन में, वो क्या करती है, जब भी कोई फॉरेन ऑर्गेनिज्म आएगा हमारी बॉडी पे तो उसको ट्रैप करेंगे और उसको टी लिम्फोसाइट के सामने में प्रेजेंट कर देंगे ले जाके। और डेंड्राइटिक सेल जो स्प्लीन में होते हैं ये जो है ट्रैप करते हैं जो एंटीजन ब्लड में होते हैं। अब देखो फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल इन लिम्फ नोड विच ट्रैप द एंटीजन इन लिम्फ, यानी लिम्फ में जो है, लिम्फ में एंटीजन को जो कौन सा डेंड्राइटिक सेल पकड़ता है, फॉलिकुलर। मैक्रोफेज एंड डेंड्राइटिक सेल प्ले एंड इम्पॉर्टेंट रोल इन ट्रैपिंग एंड प्रेजेंटिंग ऑफ एंटीजन टू टी एंड बी सेल टू इनिशिएट द इम्यून रिस्पॉन्स। यानी ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। जो मैक्रोफेजेज होते हैं और जो डेंड्राइटिक सेल होते हैं ये दोनों ही एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्या करने में, एंटीजन को ट्रैप करने में और उसको टी या बी सेल के सामने में प्रेजेंट करने में, ताकि इम्यून रिस्पॉन्स क्या हो सके, इनिशिएट हो सके। इम्यून रिस्पॉन्स अभी हम देखेंगे, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। सबसे पहले यहाँ पे एंटीजन और एंटीबॉडी डिस्कस करने के बाद हम इसको देखेंगे। ये थोड़ा सा डाटा है तो याद कर लेना, क्योंकि कभी कभी जो DSSS भी है ये डाटाबेस क्वेश्चन भी पूछता है। तो क्या है यहाँ पे, स्टीनमैन वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज 2011 फॉर हिज डिस्कवरी ऑफ डेंड्राइटिक सेल एंड इट्स रोल इन एडॉप्टिव इम्यूनिटी। यानी जो डेंड्राइटिक सेल होता है इसकी डिस्कवरी 2011 में की गई थी, किसके द्वारा, स्टीनमैन के द्वारा, और इस वजह से इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। और इन्होंने जो है डेंड्राइटिक सेल का एडॉप्टिव इम्यूनिटी में रोल भी सर्च किया था। अब देखो जो बी सेल्स होते हैं, क्या होते हैं बी सेल्स, बी सेल्स एक्सप्रेस ऑन दियर सरफेस इंट्रामेम्ब्रेन इम्यूनोग्लोबिन। जो बी सेल होते हैं, बी सेल एक्सप्रेस ऑन दियर सरफेस इंट्रामेम्ब्रेन इम्यूनोग्लोबिन यानी IG मॉलिक्यूल दैट फंक्शन एज बी सेल एंटीजन रिसेप्टर। ये जो है बी सेल एंटीजन रिसेप्टर की तरह क्या करते हैं, फंक्शन करते हैं यानी काम करते हैं। सिंस ऑल द रिसेप्टर ऑन अ सिंगल बी सेल आर आइडेंटिकल, ईच बी सेल कैन बाइंड ओनली वन एंटीजन। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है इसमें कि जो बी सेल होते हैं, ईच बी सेल कैन बाइंड ओनली वन एंटीजन, केवल एक एंटीजन से क्या करते हैं, एक बी सेल केवल एक एंटीजन से बाइंड करता है। दिस मेक्स देम मच मोर इफिशिएंट एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल देन मैक्रोफेजेज। यानी ये जो है एक बी सेल एक एंटीजन से बाइंड करता है, इस वजह से ये जो है माइक्रोफेज की अपेक्षा ज्यादा इफिशिएंट है। विच मस्ट इंजेस्ट एनी फॉरेन मटेरियल दैट कम्स देयर वे। अब देखो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं इम्यूनोग्लोब्यूलिन के बारे में। तो देखो आपको एंटीजन के बारे में सब कुछ समझ आया होगा, इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले हमने क्या देखा, एंटीजन होते क्या हैं। एंटीजन वो होते हैं जो हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस होने पर क्या करते हैं, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन को क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। यानी एंटीबॉडी के प्रोडक्शन को शुरुआत करते हैं, उसको स्टिमुलेट करते हैं एंटीबॉडी के प्रोडक्शन के लिए। आप खुद ही सोचो, मतलब मान लो हमारी बॉडी को शौक थोड़े ना है एंटीबॉडी बनाने का, वो एंटीबॉडी कब बनाएगी, जब बाहर से कोई एंटीजन आएगा, कोई फॉरेन मटेरियल आएगा। तो याद रखना जब एंटीजन आएगा तभी जो है एंटीबॉडी का प्रोडक्शन स्टिमुलेट होगा। केमिकल नेचर की बात करें तो ये जो है प्रोटीन्स होते हैं मोस्टली, जैसे कि लाइपोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन। स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे मतलब मेन चीज यही है, एपिटोप्स, जहाँ पे एंटीबॉडी क्या करता है, उससे जुड़ता है। और सिंपल सा ये है कि ये जो है लॉक की एनोलॉजी शो करते हैं, जैसे ताला कुंजी हम लगाते हैं ठीक उसी तरह से एंटीजन और एंटीबॉडी बाइंड करते हैं। फिर यहाँ पे टाइप की बात करें तो कंप्लीट और इनकम्प्लीट एंटीजन, ऐसे जो मतलब जो खुद में ही क्या होते हैं, सफिशिएंट होते हैं एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए, वो होते हैं कंप्लीट एंटीजन। और जो है कैरियर प्रोटीन के हेल्प से एंटीबॉडी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, वो होते हैं हमारे हैप्टेंस यानी इनकम्प्लीट एंटीजन। फिर यहाँ पे देखो H एंटीजन क्या होते हैं, जो A एंड B एंटीबॉडी के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, यानी उसके लिए प्रिकर्सर का काम करते हैं। और जितने भी ब्लड ग्रुप होते हैं उन सब में एक कॉमन एंटीजन होता है जो कि होता है H एंटीजन।
एपीसी की बात करें यानी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल क्या क्या होते हैं, मैक्रोफेजेस, डेंड्राइटिक सेल और फिर यहाँ पे क्या होते हैं, बी सेल्स। तो ये सारी चीजें हमने क्या की, डिस्कस कर ली। अब यहाँ पे देखते हैं इम्यूनोग्लोब्युलिन्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी। याद रखना, इम्यूनोग्लोब्युलिन्स या फिर एंटीबॉडी। एंटीबॉडी और इम्यूनोग्लोब्युलिन्स आर ग्लोब्यूलर प्रोटीन प्रेजेंट इन द सीरम एंड टिश्यू फ्लूइड। तो इसको मैं अभी आपको बताऊंगी, लेकिन इसके पहले जो है थोड़ा सा इसका एक नोट से अपने देखते हैं, फिर आके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये जो है नोट्स थोड़ा बहुत गंदा सा लग रहा होगा, पर कोई नहीं, हमको तो बस कॉन्सेप्ट समझना है। मैं जो है ना दोबारा लिखी नहीं, बहुत टाइम का बहुत शॉर्टेज रहता है। तो यहाँ पे देखो, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी या फिर इसी को हम क्या बोल रहे हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन। तो इनका भी ग्लाइकोप्रोटीन नेचर होता है। यहाँ पे 4 पॉलीपेप्टाइड होते हैं, H2L2 से इसको शो करते हैं। अभी मैं बस फास्ट फॉरवर्ड में आपको एक आइडिया दे रही हूँ क्या क्या होता है, फिर अभी हम PDF से देख लेंगे। और यहाँ पे देखो, ये है हमारा एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, जहाँ पे यहाँ पे मतलब ये जो आपको दिख रहे होंगे, एक सेकेंड, ये होते हैं लाइट चेन, ये होते हैं लाइट चेन, ये होते हैं लाइट चेन, और ये जो यहाँ पे प्रेजेंट है ये होता है हैवी चेन। क्या होता है, हैवी चेन। ये होता है हैवी चेन, ये होता है हैवी चेन। तो इस तरह से यहाँ पे 2 लाइट चेन 2 हैवी चेन होते हैं, इस वजह से इसको H2L2 जो है बोलते हैं। मतलब अभी इसको हम स्ट्रक्चर को देखेंगे, मेरा मेन मकसद यहाँ पे इसका टाइप बताना। पहले इसके टाइप को बताते हैं, फिर अभी देखेंगे। तो सबसे पहले इसका टाइप देख लीजिए, बाकी चीजें अभी हम डिस्कस कर लेंगे। देखो, जो एंटीबॉडी होती है वो 5 टाइप्स की होती है। क्या होती है, 5 टाइप्स की होती है। IgG, सबसे पहले क्या होता है, IgG। अभी मैंने आपको अभी थोड़ा देर पहले बताया IgG क्या होता है, ये सबसे स्मॉलेस्ट होता है, इस वजह से ये क्या कर सकता है, प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है। तो IG के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि ये जो है सबसे स्मॉलेस्ट होती है और प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है। तो देखो यहाँ पे प्रेजेंट इन बॉडी फ्लूइड, जो IgG होती है वो हमारे बॉडी के फ्लूइड में प्रेजेंट होती है, सबसे स्मॉलेस्ट होती है, इस वजह से ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है। और ये कैसी होती है, मोनोवैलेंट होती है। क्या होती है, मोनोवैलेंट होती है। नंबर ऑफ पैराटोप 2 होते हैं, यहाँ पे 2 पैराटोप्स होते हैं, यानी 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट यहाँ पे होते हैं। अब देखो, तो इतना पॉइंट बस आपको IgG के बारे में याद रखना है। फिर देखो IgA, जो IgA होता है ये कैसा होता है, बाईवैलेंट होता है। नंबर ऑफ पैराटोप यहाँ पे कितने होते हैं, 4 होते हैं। और प्रेजेंट इन बॉडी सिक्रीशन, ये हमारे बॉडी के सिक्रीशन में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि कोलेस्ट्रम हो गया, सलाइवा हो गया, म्यूकस हो गया। और परसेंटेज यहाँ पे देख लेना, जो IgG होता है 80% होता है, IgA 10 to 15% होता है। और जैसे यहाँ पे देखो 4 पैराटोप किस तरह से ऐसे होता है, वाई शेप का ऐसे। तो यहाँ पे देखो ये 1 2 3 4 इस तरह से यहाँ पे 4 पैराटोप्स होते हैं। फिर हम बात करें IgM की, तो याद रखना ये सबसे लार्जेस्ट होता है, क्योंकि ये कैसा होता है, पेंटावैलेंट। यहाँ पे 5 साइट इस तरह से होते हैं। और नंबर ऑफ पैराटोप कितने होते हैं, 10 होते हैं। जितना वैलेंट होता है उसका 2 गुना पैराटोप्स होते हैं। यानी हम बात करें, मतलब जैसे देखो यहाँ पे पेंटावैलेंट है, मतलब 5 वो है यहाँ पे, ये 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ पैराटोप कितने हो जाएंगे, 10। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे बाईवैलेंट था, यानी 2 एंटीबॉडी थे, तो नंबर ऑफ पैराटोप 4। और इसके ऊपर क्या है, मोनोवैलेंट, यानी 1 एंटीबॉडी है, तो यहाँ पे एंटीजन बाइंडिंग साइट 2, यानी 2 पैराटोप। तो इस तरह से इसको आप याद रखना। तो याद रखना, जो IgM होता है ये सबसे लार्जेस्ट होता है, और जो IgG होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट होता है। और जो IgG होता है ये हेल्प करता है सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स में। किसमें, सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स में, अभी हम देखेंगे। और जो IgM होता है ये किसमें हेल्प करता है, फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स में। किसमें, फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स में। प्रेजेंट इन सीरम एंड सरफेस ऑफ बी लिम्फोसाइट, तो इसको याद रखना। फिर और यहाँ पे देखो सिंबल भी याद रख लेना, जो IgG होता है उसको इस तरह से, मतलब हम गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, जो IgA होता है उसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, जो IgM होता है उसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो IgD होता है उसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, जो IgD होता है ये भी कैसा होता है, मोनोवैलेंट। नंबर ऑफ पैराटोप 2 हो जाएंगे। प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ बी लिम्फोसाइट, ये भी जो है बी लिम्फोसाइट के सरफेस पे प्रेजेंट होता है।
फिर क्या है IgE। IgE कैसा होता है? मोनोवैलेंट होता है, यानी यहाँ भी 2 पैराटॉप होंगे और ये रिस्पॉन्सिबल होता है एलर्जीज के लिए। तो बस इतना सा आपको इनके टाइप में याद रखना है। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन क्या बनेगा, सबसे स्मॉलेस्ट या फिर सबसे लार्जेस्ट। सबसे स्मॉलेस्ट क्या है? IgG है, इस वजह से ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है। और जो IgM होता है ये सबसे लार्जेस्ट होता है। जो IgG होता है ये सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प करता है। जो IgM होता है ये फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प करता है। और देखो जो IgG है ये मोनोवैलेंट है, और जो IgD है IgE यानी GDE क्या है? GDE क्या है? GDE GDE, या फिर ऐसे याद करो DEG, ऐसे ABCDEFG। हाँ, तो इस सीक्वेंस में ऐसे याद कर लेना DEG DEG DEG। जो DEG है वो कैसे होते हैं? मोनोवैलेंट होते हैं। मोनोवैलेंट मतलब एक एंटीबॉडी, तो एक एंटीबॉडी पे 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट, यानी यहाँ पे 2 पैराटॉप हो जाएंगे। और जो IgA होता है ये बाईवैलेंट होता है। इसको कैसे याद रखोगे? A के बाद क्या आता है? A के बाद क्या आता है? B आता है, ऐसे याद रख लेना। जो IgA है वो बाईवैलेंट होता है, और जो IgM है ये सबसे लार्जेस्ट होता है क्योंकि ये पेंटावैलेंट होता है, यानी यहाँ पे 5 एंटीबॉडी बनकर IgM बनाते हैं। यानी यहाँ पे नंबर ऑफ पैराटॉप कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। और याद रखना ये फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प करते हैं। और याद रखना जो IgM है और जो IgD है ये दोनों ही B लिम्फोसाइट के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। ये दोनों जो है B लिम्फोसाइट के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। इससे ज़्यादा आपको इसके टाइप में कुछ भी याद नहीं रखना। अब चलो जो है PDF से डिस्कस इसको कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे एंटीबॉडीज और इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर ग्लोब्यूलर प्रोटीन प्रेजेंट इन द सीरम एंड टिश्यू फ्लूइड। दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द प्लाज्मा सेल यानी B सेल एंड आर यूज्ड इन द इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी टू न्यूट्रलाइज पैथोजेनिक माइक्रोब्स और अदर टॉक्सिक फॉरेन कंपोनेंट। देखो जो एंटीजन है वो हमारे लिए क्या कर रहा है? फॉरेन मटेरियल की तरह काम कर रहा है। तो जैसे ही एंटीजन हमारी बॉडी में आता है क्या करता है? एंटीबॉडी के प्रोडक्शन को इंड्यूस करता है। तो वही चीज़ें यहाँ पे सेम है कि मतलब इसका काम क्या होता है? ये जो है यूज होता है इम्यून सिस्टम में क्या करने के लिए? जो भी पैथोजन या माइक्रोब्स आए हैं उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए, यानी उनको खत्म करने के लिए, उनको जो है हमारी बॉडी से बाहर भगाने के लिए। फिर देखो एंटीबॉडी प्ले अ क्रूशियल रोल इन इम्यून सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ये सबको पता है। एंटीबॉडी बाइंड टू डेफिनिट मॉलिक्यूल ऑफ माइक्रोब्स, जिसको क्या बोल रहे हैं? एंटीजन, विथ हाई एफिनिटी एंड स्पेसिफिसिटी। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में प्रवेश करते हैं, जो भी माइक्रोब्स आते हैं उन पे क्या प्रेजेंट होता है? एंटीजन। तो उनकी एंटीजन जो होते हैं उस पे क्या प्रेजेंट होता है? एपिटोप। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है जो एंटीबॉडी होती है बाइंड करती है डेफिनिट मॉलिक्यूल ऑफ माइक्रोब्स, जिसको हम बोल रहे हैं एंटीजन। अब आगे देखो, दिस इनेबल्स आवर इम्यून रिस्पॉन्स टू डिटेक्ट फॉरेन ऑर्गेनिज्म सच एज इन्वेडिंग पैथोजन इट्स प्रोडक्ट एंड इनिशिएट द मैकेनिज्म टू एलिमिनेट दीज फॉरेन पार्टिकल। द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज बाय द प्लाज्मा सेल इज ऑल्सो स्टिमुलेटेड बाई एंटीजन। जो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन है प्लाज्मा सेल्स के द्वारा, वो देखो एंटीजन एंटीबॉडी को बनाता नहीं है। एंटीजन एंटीबॉडी को बनाता नहीं है, वो उसके प्रोडक्शन को, वो उसके बनाने को इंड्यूज करता है। वो उसके बनाने को इंड्यूज करता है, बनाता नहीं, खुद बनाता नहीं है, इंड्यूज करता है। लेकिन बनाता कौन है? प्लाज्मा सेल। बनाता कौन है? प्लाज्मा सेल। इसका मतलब ये है कि हम ये कह सकते हैं कि जो एंटीजन होता है वो प्लाज्मा सेल से बोलेगा कि आप जो है एंटीबॉडी बनाओ। तो एंटीजन क्या कर रहा है? एंटीबॉडी के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट कर रहा है, लेकिन खुद नहीं बना रहा है। तो याद रखना एंटीजन जो है स्टिमुलेट करता है, लेकिन फॉर्मेशन प्लाज्मा सेल करता है। अब आगे देखो क्लासिफिकेशन की बात करें तो इम्यूनोग्लोबिन कंस्टिट्यूट अबाउट 20 to 25% ऑफ टोटल सीरम प्रोटीन। Based on physiochemical and antigenic differences, the immunoglobulins are classified into 5 category, जो कि अभी हमने देख ही लिया है तो अब आपके लिए इजी हो जाएगा। These immunoglobulins variants are called isotypes। इसको क्या बोलते हैं? जो सारे टाइप्स हैं इनको क्या बोलते हैं? आइसोटाइप्स। 5 isotypes और क्लास ऑफ immunoglobulins are given below। क्या क्या है? IgG, अब आपको सारी चीज़ें याद आ रही होंगी। IgG जो सबसे स्मॉलेस्ट होता है,
प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है, सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प करता है, और ये कैसा होता है, मोनोवेलेंट होता है, और यहाँ पे क्या होता है, टू पैराटॉप्स होते हैं। और IgM क्या होता है, सबसे लार्जेस्ट होता है, पेंटावेलेंट होता है। पेंटावेलेंट मतलब यहाँ पे 10 पैराटॉप्स होते हैं, और इसके बारे में हमने क्या देखा, ये फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प करता है। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी। फिर यहाँ पे IgA जो होता है वो कैसा होता है, AB, हमने क्या देखा था, AB यानी ये बाईवेलेंट होता है। बाईवेलेंट मतलब ये यहाँ पे 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट होते हैं, यानी 2 पैराटॉप्स होते हैं, सॉरी 2 नहीं, अगर 2 एंटीबॉडी हैं तो 4 हो जाएगा। ये बाईवेलेंट है मतलब 4 पैराटॉप्स हैं। फिर यहाँ पे देखो क्या है, इम्यूनोग्लोबुलिन E जो होता है वो किस में हेल्प करता है, एलर्जीज में, मतलब एलर्जीज में जो होता है वो IgG उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर यहाँ पे देखो क्या होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन D जिसको हम डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी कैसा होता है, हमने क्या देखा था, EDG, ये तीनों ही कैसे होते हैं, मोनोवेलेंट होते हैं। अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स की, तो यहाँ पे याद रखना क्या क्या चीजें होती हैं। बेसिक यूनिट ऑफ सिंगल इम्यूनोग्लोबुलिन्स कंसिस्ट ऑफ 4 लीनियर पॉलीपेप्टाइड चेन्स। बेसिक यूनिट ऑफ सिंगल इम्यूनोग्लोबुलिन कंसिस्ट ऑफ 4 लीनियर पॉलीपेप्टाइड चेन। तो ये अब हमको यहाँ पे देखना है। फिर देखो दीज पेप्टाइड चेन्स आर नेम्ड एज 2 आइडेंटिकल हैवी चेन एंड 2 आइडेंटिकल लाइट चेन। तो टोटल कितने हो गए, 4 लीनियर पॉलीपेप्टाइड चेन। अब यहाँ पे ये आपको दिख रहे होंगे, एक ये हो गया लाइट चेन, एक ये हो गया लाइट चेन, फिर ये है हैवी चेन, ये हैवी चेन, ये हैवी चेन, और ये है हैवी चेन। तो इस तरह से यहाँ पे क्या होते हैं, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं। अब देखो जो हैवी चेन्स होते हैं उनको हम H से शो करते हैं, और जो लाइट चेन होते हैं उनको हम L से शो करते हैं। और 2 हैवी चेन है इस वजह से हम यहाँ पे इसको H2 बोलते हैं, और 2 लाइट चेन है इस वजह से इसको L2 बोलते हैं। तो अब देखो हैवी चेन्स आर लॉन्ग एंड आर वेरी हैवी विथ अ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 50 to 70 किलो डाल्टन। यानी ये जो आपको दिख भी रहा होगा, ये जो हैवी चेन होते हैं, यहाँ पे ये जो है ये क्या है, हैवी चेन है। तो जो हैवी चेन होते हैं वो लॉन्ग हैं, तो लॉन्ग हैं तो हैवी भी हैं, तो इनका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 50 to 70 के डाल्टन। फिर यहाँ पे देखो, और हमने क्या देखा था, जो एंटीबॉडी है वो वाई शेप की है, जो कि हमको एकदम क्लियर नजर आ रहा है। फिर यहाँ पे पढ़ते जाओ क्या क्या चीजें हैं। लाइट चेन्स आर स्मॉलर एंड लाइटर इन वेट, ठीक है, और इसका वेट कितना होता है 25 के डाल्टन। हैवी चेन्स आर डिजाइंड एज H एंड लाइट चेन्स आर डिजाइंड एज L, यानी हम हैवी चेन को H से, लाइट चेन को L से। सिंस एन इम्यूनोग्लोबुलिन कंटेन्स 2 हैवी चेन्स एंड 2 लाइट चेन्स, दे आर टुगेदर रिप्रेजेंटेड एज H2 एंड L2, जो कि हमने आपको बता दिया। तो ये सारी चीजें सिंपल हैं। आगे क्या है फिर, H2L2 इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एनी क्लास, यानी आइसोटाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन। जो ये 5 टाइप हम यहाँ पे देख रहे हैं एंटीबॉडी का, वो पांचों को मिला के क्या बोलते हैं, आइसोटाइप। क्या बोलते हैं, आइसोटाइप। तो जो H2L2 होता है वो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होता है किसी भी टाइप के, किसी भी क्लास के आइसोटाइप का। फिर देखो बोथ H चेन एंड L चेन आर कनेक्टेड टुगेदर थ्रू डाई सल्फाइड। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो लाइट चेन होते हैं और जो हैवी चेन होते हैं वो किस बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, तो याद रखना किसके थ्रू, डाई सल्फाइड के थ्रू। किसके थ्रू, डाई सल्फाइड के थ्रू, डाई सल्फाइड के थ्रू। फिर यहाँ पे देखो सम एंटीबॉडीज आर वेरी कॉम्प्लेक्स एज इम्यूनोग्लोबुलिन M, यानी IgM। अभी हमने बताया कॉम्प्लेक्स क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पे मतलब 5 एंटीबॉडी मिलके इसको बना रहे हैं, यानी ये सबसे लार्जर हो गया। 5 एंटीबॉडी है, यानी यहाँ पे 10 पैराटॉप्स हो गए। इस वजह से ये क्या होता है, सबसे कॉम्प्लेक्स होता है। देखो हम भले ही इसको PDF से पढ़ें, पर कितना इजी हो गया हमारे लिए समझना। आपको हर एक लाइन समझ में आ रहा होगा। विच इज अ पेंटामर, तो मतलब 5 एंटीबॉडी यहाँ पे मिल रहे हैं, इस वजह से इसको हम क्या बोल दे रहे हैं, पेंटामर। पेंटामर यानी जहाँ पे 5 यूनिट मिलके कुछ बना रहे हैं। इन सच केस द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट विल बी H2L2 एंड दे आर मल्टीप्लाइड इन n टाइम्स, यानी
देखो ये पेंटावेलेंट होता है, तो यहाँ पे H2L2 तो एक एंटीबॉडी में है, तो यहाँ पे 5 एंटीबॉडी है, इस वजह से हम इसको इस ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे वो 5 की जगह ना लिख के N लिख दिया, मतलब इसको हम इस तरह से शो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मतलब ये पेंटावेलेंट होते हैं, यानी पेंटामर होते हैं। फिर देखो H चेन्स एंड L चेन्स आर इंटरकनेक्टेड एंड ओरिएंटेड इन सच वे दैट इंडिविजुअल इम्यूनोग्लोबुलिन इन इट, यानी कि H2L2 अपीयर्स इनटू Y या फिर T शेप। तो वही मतलब कुछ भी नहीं बोल रहा है, बस यही बोल रहा ये जो हैवी चेन है और लाइट चेन है इस तरह से अरेंज होते हैं कि ये हमको देखने में कैसा लगता है, Y शेप का लगता है। मतलब इनका ओरिएंटेशन या फिर अरेंजमेंट इस तरह से लगता है कि मतलब ये जैसे यहाँ पे क्या बने हुए हैं, Y, जैसे हम ऐसे Y लिखते हैं ना, ठीक इसी तरह से क्या होती है हमारी एंटीबॉडी का साइप होता है। फिर यहाँ पे देखो हैवी चेन्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन, ईच इम्यूनोग्लोबुलिन इज विथ टू हैवी चेन होते हैं, सबको मालूम है। ईच हैवी चेन इज 420 to 440 अमीनो एसिड, यहाँ पे 420 to 440 अमीनो एसिड होते हैं, लॉन्ग विथ फ्री N एंड C टर्मिनल। क्या होता है फ्री N एंड C टर्मिनल? अब यहाँ पे देखो ये जो इसके टर्मिनल होते हैं, यहाँ पे होता है NH2, यहाँ पे होता है COOH। आपको मैं बायोमोलिक्यूल में अमीनो एसिड पढ़ाऊंगी तो आपको ये पता चलेगा जो अमीनो एसिड होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। तो इसके एक तरफ क्या लगा होता है, हाइड्रोजन, और इधर हो गया क्या, एमीन, और इधर हो गया क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, एक्स ग्रुप। अब इस एक्स की जगह पे कोई भी चीज़ें प्रेजेंट हो सकती हैं, और उस बेस पे हम देखते हैं ना कि जो अमीनो एसिड होते हैं वो टोटल 20 अमीनो एसिड होते हैं। तो यहाँ पे मतलब एक्स की जगह पे अगर H आ गया तो अलग अमीनो एसिड हो जाएगा, अगर यहाँ पे CH3 आ गया यानी मिथाइल ग्रुप आ गया तो अलग हो जाएगा। तो इस तरह से ये वेरी करता रहता है। तो ये एक कॉमन स्ट्रक्चर होता है हमारे किसका, एमिनो एसिड का। तो यानी आपको बस इतना समझना है, जो एमिनो एसिड होते हैं इसके एक टर्मिनल पे एसिड ग्रुप है और एक पे बेसिक, यानी एक टर्मिनल पे अमीनो ग्रुप है और एक पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो इसी को C टर्मिनल या फिर N टर्मिनल बोल देते हैं। तो वही है यहाँ पे क्या है, ईच हैवी चेन इज 420 to 440 अमीनो एसिड अलॉन्ग विथ N एंड C टर्मिनल्स। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। 2 हैवी चेन्स आर कोवैलेंटली कनेक्टेड to each other through one or 5 disulfide bond। ओहो, फिर से देखो, मतलब वो पेन जो है ना चल नहीं रहा ठीक से। ये यहाँ पे ये बोल रहा है जैसे ये जो हैवी चेन्स होते हैं ये आपस में केवल एक ही बॉन्ड नहीं, यहाँ पे जो है इस तरह से 2 3, अरे यार पेन को क्या दिक्कत हो गई, देखो यहाँ पे क्या हो गया 4 और ये 5। तो इस तरह से मतलब ये 5, यानी यहाँ पे जो डाई सल्फाइड बॉन्ड होते हैं वो एक ही नहीं होता, 5 सल्फाइड बॉन्ड होते हैं। फिर क्या है, ईच हैवी चेन इज बाउंड टू अ लाइट चेन विथ अ सिंगल डाई सल्फाइड बॉन्ड। जो हैवी चेन है वो आपस में तो एक से लगभग 5 डाई सल्फाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं, लेकिन जो हैवी चेन है वो लाइट चेन से केवल सिंगल डाई सल्फाइड बॉन्ड से जुड़ा होता है। यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इस तरह से 1 से लेके 5 डाई सल्फाइड हो सकते हैं, लेकिन जो लाइट चेन है हैवी चेन से केवल 1 डाई सल्फाइड बॉन्ड से जुड़ा होता है। फिर क्या आता है यहाँ पे, कहाँ थे हम, ईच हैवी चेन बाउंड टू लाइट चेन विथ अ सिंगल डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है। एंड मेनी नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन सच एज साल्ट ब्रिज, हाइड्रोजन बॉन्ड एंड हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। यानी यहाँ पे डाइसल्फाइड के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड भी हो सकते हैं, सॉल्ट ब्रिजेज भी हो सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। बाइंडिंग ऑफ हैवी चेन विथ लाइट चेन क्रिएट अ हेट्रोडाइमर, यानी HL क्या क्रिएट करता है, हेट्रोडाइमर। देखो अगर 2 सेम चीज़ें मिलेंगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, होमो, लेकिन जब 2 डिफरेंट चीज़ें मिलेंगी उसको हम बोलेंगे हेट्रो। तो मतलब हैवी चेन लाइट चेन से मिलेगा तो हम बोल देंगे हेट्रोडाइमर, और जब लाइट चेन आपस में मिलेंगे तो होमो, या फिर जब मतलब यहाँ पे हैवी मिलेंगे तो भी होमो। मतलब सेम होंगे तो होमो, डिफरेंट होंगे तो हेट्रो। इंटरेक्शन बिटवीन 2 सच हेट्रोडाइमर
थ्रू डाई सल्फाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड एंड हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन क्रिएट अ टेट्रामर यानी H2L2। तो वही चीजें हैं यहाँ पे। H2L2 इज दस द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन। सेम चीजें फिर से रिपीट हो गई। हैवी चेन आर स्ट्रक्चरली डिस्टिंक्ट फॉर ईच क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन। जो हैवी चेन होता है वो जो आइसोटाइप होते हैं यानी जो IgG, IgM, IgA, IgD, IgE, इन सब में क्या होता है, हैवी चेन डिफरेंट होता है स्ट्रक्चरली। दे डिफर इन साइज, एमिनो एसिड सीक्वेंस या फिर एंटीजेनिसिटी या फिर कार्बोहाइड्रेट कंटेंट। तो इन सारी चीज़ों में वो डिफरेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द हैवी चेन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन यानी IgM contains mu, IgG contains gamma, IgA contains alpha, IgE contains E, IgD contains delta। तो इस तरह से जो है ये डिफर करते हैं। जो हैवी चेन होते हैं वो सब में जो है डिफरेंट होते हैं। IgM में म्यू हो गया, IgG में गामा हो गया, IgA में अल्फा हो गया, IgE में एप्सिलॉन हो गया, IgD में डेल्टा हो गया। फिर आगे देखो लाइट चेन की अगर बात करें, एज द नेम यानी जैसा कि इसका नेम है लाइट, तो ये क्या होगा, लाइटर देन हैवी चेन यानी ये हैवी चेन से लाइट होगा। किसमें, इसके मॉलिक्यूलर वेट में। ईच लाइट चेन कंसिस्ट ऑफ 220 to 240 अमीनो एसिड विथ फ्री एनर्जी टर्मिनल। तो सेम चीजें यहाँ भी हैं। ईच लाइट चेन इज अटैच टू हैवी चेन बाय अ सिंगल डाइसल्फाइड बॉन्ड। चाहे हम ये बोलें कि हैवी चेन लाइट चेन से सिंगल डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ा है, या फिर हम ये बोलें कि लाइट जो है हैवी से जुड़ा है, तो बातें तो सेम ही हो गई, यानी जुड़ तो वही दोनों रहे ना, यानी हैवी और लाइट। तो चाहे हम बोले कि हैवी लाइट से जुड़ा है, चाहे हम बोले लाइट हैवी से जुड़ा है, तो सेम ही चीजें हैं। तो मतलब देखो यहाँ पे जितने भी पॉइंट हैं अभी तक आपको सभी पता है, मतलब कुछ भी नए पॉइंट नहीं मिले हमको। अब देखो लाइट चेन्स आर स्ट्रक्चरली एंड केमिकली सिमिलर इन ऑल क्लासेस ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन। यानी देखो हमने क्या देखा, जो हैवी चेन होते हैं उनका स्ट्रक्चर सभी टाइप के इम्यूनोग्लोबुलिन में चेंज होता है, लेकिन जो लाइट चेन होते हैं ये सब में क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको मिला, मतलब दोनों के बीच में डिफरेंस एक मिला कि उसमें क्या होता है वो सब में अलग अलग होता है, लेकिन ये जो है इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन, मतलब स्ट्रक्चर और केमिकल, मतलब स्ट्रक्चरली एंड केमिकली ये क्या होते हैं, सेम होते हैं। दीज आर टू टाइप्स ऑफ लाइट चेन। एक को बोलते हैं कप्पा, एक को बोलते हैं लैम्डा। क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं कप्पा, एक को बोलते हैं लैम्डा चेन्स। कप्पा एंड लैम्डा चेन्स डिफर इन देयर अमीनो एसिड सीक्वेंस इन देयर कांस्टेंट रीजन। ईच इम्यूनोग्लोबुलिन इज विथ आइदर टू कप्पा चेन्स और टू लैम्डा चेन्स, नेवर बोथ। यानी एक इम्यूनोग्लोबुलिन में जो कप्पा चेन होते हैं और जो लैम्डा चेन्स होते हैं, दोनों में से केवल एक ही प्रेजेंट होगा। दोनों साथ साथ कभी भी प्रेजेंट नहीं हो सकते हैं। दोनों साथ साथ कभी भी प्रेजेंट नहीं हो सकते हैं, या तो कप्पा चेन होगा या तो लैम्डा चेन होगा। लेकिन जो लाइट चेन है वो दो तरह के हो सकते हैं। इन ह्यूमन 60% ऑफ लाइट चेन आर कप्पा एंड 40 इज लैम्डा। यानी 60% तो कप्पा होते हैं, 40% ह्यूमन में क्या होते हैं, लैम्डा होते हैं। वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट रीजन ऑफ हैवी एंड लाइट चेन। तो यहाँ पे बारिश हो चुकी है स्टार्ट, और आप लोगों को वॉइस में थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो सकता है, पर अभी जो है हम इसको बिना ख़त्म किए वीडियो को नहीं रोकेंगे, या फिर मेरा मन बोल रहा है कि इसको यहीं पे रोक देते हैं, क्योंकि फिर आप लोग बोलोगे आवाज़ में डिस्टर्बिंग है ये वो। तो हम एक काम करते हैं, इसको यहीं पे रोक देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। फिर ये जो है यहाँ पे इसको समझ लेंगे, वेरिएबल एंड कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी एंड लाइट चेन्स। फिर उसके बाद यहाँ पे ये डिस्कस करने के बाद जो है हम प्राइमरी रिस्पांस एंड सेकेंडरी रिस्पांस देखेंगे। उसके बाद जो बचेगा हमारा सेल एंड ऑर्गन, जो दो चीज़ें और हैं मेंशन, वो बचेंगी। देन उसके बाद वैक्सीनेशन बचेगा। यानी अभी 1 से 2 लेक्चर और लग सकते हैं इस टॉपिक में, यानी इम्यूनोलॉजी में। तो फिर ये लेक्चर, मतलब ये जो टॉपिक है हमारा, ये भी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, घबराना नहीं। अभी जो मतलब क्या था हमारा होस्ट पैरासाइट वाला, अभी वो ख़त्म नहीं हुआ है, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। लेकिन मैंने सोचा ना, देखो वो जो है थोड़ा बड़ा सा टॉपिक है, तो मुझे जो है उसको देख देख के स्ट्रेस आ रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना पहले जो छोटे छोटे से टॉपिक हैं उसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसको कंटिन्यू कर लेंगे। आई होप आप लोगों को इन सब चीज़ों में कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। और हाँ, अपना फीडबैक देना मत भूलना। इस वीडियो में यहीं तक, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।